ठीक है भाई, तो आज हम लास्ट क्लास में हमने, आप समझ गए ना बात? आप समझ गए बात? आप समझ गए बात? ठीक है, चलिए बाकी सब समझ गए बात? चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया था। जब हमारे पास मिरर होगा कनकेव और इमेज बन रही होगी रियल एंड इनवर्स। आज हम कनकेव मिरर में ही इमेज बनाएंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नीचे तुम्हारी टी शर्ट पे क्या वाइट पे खून है क्या? नहीं नहीं, उसको क्या बोलते हैं? एक बटन खोलो। हाँ ठीक है, मैंने कहा आज फिर कोई फोन ले गया तुम्हारा। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए भी टेस्ट है बेटा। ऑनलाइन वालों मैंने बताया था बेटा, ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट है, उनको भी इतनी ईमानदारी से देना है और उनके लिए भी बताया जाएगा। तीनों के लिए जो इनको बताया जाएगा आपको बताया जाएगा, बस इनके पेरेंट्स को बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए। तो आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला यूजिंग कनकेव मिरर। लेकिन इस बार हम इमेज कौन सी बनाएंगे? इमेज जो होगी हमारी होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हमारी कैसी होगी भाई? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। याद करो, दो ट्राइंगल देखने, इसमें ए बी और ए डैश बी डैश आता है, उन्हें क्या प्रूव करना है? सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वेट करना है। सारा का सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा कनकेव मिरर। जब तक आप मुझे बता दें कि अगर मुझे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा भाई? बिटवीन पोल एंड, वेरी गुड, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखना। यह हमारे पास कनकेव मिरर आ जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का नाम हमारे लिए क्या हो गया भाई? ए बी। अब इसमें रूल पैरेलल जाएगी तो वैसे भी नहीं लगा सकते। याद होगा मैंने बताया था, जब हम रे डायग्राम बना रहे हैं तो कोई भी रूल लगा सकते हैं, लेकिन जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो सिलेक्टेड रूल लगेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो हमने पैरेलल वाला रूल नहीं लगाया था, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो पहला रूल आएगा वो आएगा कि अगर एक लाइट रे पोल से कहाँ गिरी, ऑप्टिकल सॉरी हेड से कहाँ गिरी, पोल पे, तो वो एक सर्टेन एंगल बनाएगी और उतने ही एंगल को बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या है भाई? अगर एक लाइट रे सी से इसके हेड की तरफ से निकलेगी तो वहीं से वापस चली जाएगी। तो यहां से गई वहीं से वापस। अब ये लाइट रेज यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसे वर्चुअली पीछे मिलाएंगे। ये वाली लाइट हमें यहां से अपीयर होती हुई नजर आएगी और ये वाली लाइट रे हमें यहां से अपीयर होती हुई नजर आएगी। तो यहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ऐसे तो इमेज वर्चुअल है, डॉटेड से बनेगी, बट अभी के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा। ये हमारी ए डैश और बी डैश। अब अगेन आपको वही काम करना है। आपको दो ट्राइंगल ढूंढने हैं जिसमें ए बी और ए डैश बी डैश आ रहा है और वो आपस में क्या होंगे? सिमिलर। तो आई होप आपको मिल भी गए होंगे। बोलो, पहला क्या है? ए डैश बी और ए बी बी। दूसरा क्या है? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अगर नहीं दिखे अभी भी तो अब हम इनको यहाँ पे लिख के कर लेते हैं। बट अगेन आपको पता है कि इस पूरे डायग्राम में सीपी क्या है हमारे लिए? आर है। सीपी क्या है? आर है। हमारे लिए एफपी क्या है? फोकल है। हमारे लिए बीपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और हमारे लिए बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक। तो सबसे पहले ट्रायंगल
ABC which is similar to triangle A dash B dash C। ये दोनों में कौन सा एंगल हो गया कॉमन? ये एंगल क्या है 90 और ये भी क्या है? तो कौन से क्राइटेरिया से भाई? अगेन बाय ए क्राइटेरिया, ये सिमिलर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में बी डैश। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे बताओ? ई ए बी बी और ए डैश बी डैश बी। लेकिन ये सिमिलर कैसे हुए? जब तक सोचो आप, ट्राइंगल ए बी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी, ये बाय ए हुए, लेकिन वो कौन से दो एंगल हैं जो इन दोनों में बराबर है? ढूंढ लो, और जिनको मिल जाए हाथ खड़ा करके नीचे कर दो। ठीक है, ऑनलाइन वाले यस नो लिखो। ठीक है, मिल गया भाई। तो सबसे पहले तो अगेन ये एंगल क्या हो गया 90। अब वैसे तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, बट ये इसके बराबर है, तो आई इसके बराबर हो गया, है ना भाई? पर आपको प्रूफ नहीं करना, आपको तो बस लिखना है कि ऐसा है। अब ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी बी अपॉन में बी डैश बी। इसको आप मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन और दोनों को इक्वेट कर देंगे, जैसा कि सेम फॉर्मेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे आ गया कौन? बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी पी अपॉन में बी डैश बी। बी सी अगर हम देखें तो हमारे लिए बी सी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बी सी को लिख सकता हूं सी पी माइनस बी पी। तो बी सी को मैं लिख रहा हूं सी पी माइनस बी पी। बी डैश सी भी हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको बी डैश बी प्लस बी सी या सी पी लिख सकता हूं। तो बी डैश सी को मैं लिख रहा हूं बी डैश बी प्लस सी। बीपी हमारे लिए यू है और बी डैश बी हमारे लिए वी है। अब सीपी हमारे आर है, बीपी हमारे लिए यू है, ये हमारे लिए वी है और प्लस ये हमारे लिए आर है, इज इक्वल टू यू बाई वी। अगर आप लास्ट क्लास वाली चीज याद करके आए, समझ के आए, तो आपको याद होगा सब कुछ सेम चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आर की क्या डालेंगे? वैल्यू, और उसके बाद यू वी एफ से डिवाइड, फिर साइन कन्वेंशन, सेम फॉर्मेट। बाबू आप रोज लेट आते हैं, ध्यान रखो इस बात को। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास आ चुका है, अब हमें क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आर माइनस यू वी अपॉन इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया? यू वी प्लस बी, यू वी प्लस यू आर। अब यहाँ पे है वी आर और यहाँ पे हमारे पास यू आर, और ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2u। आर की जगह हम क्या डाल सकते हैं? 2f। लास्ट क्लास में ना मैं क्लास एंड कर चुका था, लेकिन फिर मैंने बच्चे का एक सवाल देखा था, और वो ये था कि अगर r इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2f, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये मिरर फॉर्मूला भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो आंसर है यस। जहां जहां आप r इज इक्वल टू 2f यूज करोगे, वहां वहां आप ये तो बात है। अब यहाँ तक हमें कोई फील नहीं आ रही है, याद करेंगे कि हमारा मिरर फॉर्मूला आएगा, बट हम क्या करेंगे? हाँ, तो डिवाइडिंग बाय यूवीएफ। तो इसको अगर आप वीएफ को अगर आप यूवीएफ से डिवाइड कर दें, यूएफ को अगर आप यूवीएफ से डिवाइड कर दें, और यूवी को भी आप यूवीएफ से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 अपॉन यू, यहाँ पे क्या बच गया? 1 अपॉन वी, और यहाँ पे क्या बच गया? 1 अपॉन। तो अब आपको मेरी लास्ट क्लास की कहीं भी बात समझ में आएगी कि यूवीएफ से डिवाइड करने के बाद आपको मिरर फॉर्मूला मिले, ये जरूरी नहीं। तो यहाँ से आपको जो मिला है वो मिला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये हमारा फॉर्मूला नहीं।
u माइनस 1/v। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये हमारा फाइनल फॉर्मूला नहीं, अभी हमने क्या नहीं डाला है, साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं एफ वी और यू की साइन कन्वेंशन क्या हो। अगर हम डायग्राम देखें तो हमारा जो v है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हमारा u और हमारा f क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारा जो v है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो u है वो नेगेटिव है, और f जो है वो भी नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे f की जगह क्या डाल देता हूँ, माइनस, और यहाँ पे भी u की जगह क्या डाल देता हूँ, माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि हमारा मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, दो ट्राइंगल लेने हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, दो इक्वेशन बनानी है, इक्वेट करना है, वैल्यूज डालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, r की जगह 2f डालना है, u भी f से डिवाइड करना है, साइन करना है। तीसरा जो है यानी कन्वेक्स मिरर का सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करवा दूंगा, घर से कर लेंगे, अगली क्लास में मैच कर लेंगे। इसमें कोई सवाल तो पूछ दो। जब हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं दोबारा साइन कन्वेंशन क्यों डालते हैं, क्योंकि ताकि माइनस से माइनस क्या हो जाए, कैंसिल ना, साइन कन्वेंशन का इफेक्ट हट जाए बेटा। क्या शुरुआत में भी साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं? हाँ, सबका अपना अपना तरीका है, शुरुआत में भी लगा सकते हो आप। कोई सवाल? चलिए अब अगर बात करें तो हमारे पास तीसरा केस आता है, और वो है बाय क्या। अच्छा, कन्वेक्स में अलग अलग केस बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सी इमेज ही बनाता है। तो बाय कन्वेक्स मिरर में आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं और आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करवा रहा हूं। वैसे तो आप ये भी खुद कर लोगे, बट कुछ बच्चे अटक ना जाए तो इसलिए बस। ये हमारे पास C, ये हमारे पास F आ गया, और यहां पे ये हमारे पास कौन सा मिरर आ गया, कन्वेक्स। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब पेपर उठाते हुए लौंडे देखने में क्या मजा है बताओ यार, समझ नहीं आता मुझे, इतने डिस्ट्रैक्टेड लोग हो ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, ए बी। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़ा रख देते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सा बस विजिबल हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये इमेज छोटी ही बनाने वाला है, आपको पता है। रूल कौन कौन से लगाएंगे, एक रूल क्या लगाएंगे, पोल पे गिरेगा तो सेम एंगल, और दूसरा लगाएंगे सी, यानी कि आप समझ गए मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन में कौन से रूल का कोई काम ही नहीं है, पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल है हमारे पास कि अगर एक लाइट रे कहाँ गिरी भाई, पोल पे, तो सेम एंगल बना के वापस चली जाएगी। और दूसरा रूल क्या है भाई, अगर एक लाइट रे सी की तरफ जाएगी तो वहीं से वापस आ जाएगी, बट हमें लगेगा कि वो बट इसको रोटेट कैसे करना, ऐसा करना। ठीक, तो यहां से लाइट रे गई, यहीं से वापस आ गई। अब ये वाली लाइट रे अगर मुझे मिलानी है तो मुझे इसको भी वर्चुअली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको वर्चुअली रिप्रेजेंट करता हूं तो ये लाइट रे यहां मिल जाएगी, और यहां पे ये हमारी फॉर्म कर देंगे एक इमेज, ये हमारी इमेज। अब आप जल्दी से खुद ही देख लो दो ट्राइंगल जिनमें क्या आ रहा हूं, ए बी और ए डैश बी डैश, मिल गए।
पहला ट्राइंगल है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, एंगल कॉमन और 90। दूसरा है ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। इवन ट्राइंगल्स के नाम भी तीनों केसेस में क्या है, सेम। पहला स्टेप होगा सिमिलर लिखोगे बाय ए क्राइटेरिया, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की दो इक्वेशन बनाओगे, इक्वेट करोगे, वैल्यूज डालोगे, किसी को कन्वर्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर की जगह 2f, UVF से डिवाइड, साइन कर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। अब हम यहाँ पे आज वापस इस पे, ये आपके लिए होमवर्क है, हम इसको अगले क्लास में मैच कर लेंगे, जिसे नहीं हो पाएगा बाकी हो जाना चाहिए वैसे तो। बट हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं एक और टॉपिक के बारे में, एक और डेरिवेशन के बारे में आज, जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। याद है 10th क्लास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे। एक तो बाय डेफिनेशन आया था, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को लिया है 20 सेंटीमीटर का और इमेज बनी है 40 सेंटीमीटर की, तो कितना टाइम्स बड़ी बनी है, 2 गुना। अगर ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और इमेज है 25 सेंटीमीटर की, तो 5 गुना। अगर ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का और इमेज है 2 सेंटीमीटर की, तो 1/5 टाइम्स। कितना? ये तो बाय डेफिनेशन ही है कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ क्या, इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से मैग्निफिकेशन, जिसका सिंबल क्या होता है, छोटा m, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला मिल गया हमें बाय डेफिनेशन, हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को हम hi और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h0 या फिर h2/h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं है, ये परिभाषा से आया है, ये डेफिनेशन से आया है। लेकिन मैग्निफिकेशन का आप सबको शायद याद हो 10th क्लास, एक और फॉर्मूला भी था, एक और फॉर्मूला भी था, याद है? एक और फॉर्मूला भी था और वो हमें प्रूव करना है आज ही। और मैग्निफिकेशन का h2/h1 के अलावा एक फॉर्मूला था, दैट इज -v/u। एक और फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज -v/u। ये फॉर्मूला हमने बहुत यूज किया 10th क्लास में, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन भी आए, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो हमने नहीं किया। इसका प्रूफ हम यहाँ करेंगे, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन भी आए, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो हमने नहीं किया। इसका प्रूफ हम यहाँ करेंगे और आप देखोगे कि जो प्रूफ है वो एक्चुअली में अगेन इसमें ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं लगेगा, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन की थी, किसकी, कनकेव की, उससे भी कर सकते हो, कनकेव के इससे भी कर सकते हो और कन्वेक्स में इससे भी कर सकते हो, जिस मर्जी से करो। तो किसी भी एक से कर लेते हैं आप। ज्यादातर केसेस में ये दोनों साथ में आती थी। पहले जब डेरिवेशन का बहुत दौर था तो 5 नंबर का सवाल ऐसे आता था कि 3 नंबर में किसकी डेरिवेशन आती थी, मिरर फॉर्मूला, 1 नंबर में किसकी आती थी, मैग्निफिकेशन, और फिर साथ में 1 नंबर का कोई छोटा सा न्यूमेरिकल या फिर कोई कंसेप्चुअल सवाल पानी में डाल दिया, लोअर पार्ट ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसके ऊपर सवाल आते थे। तो इसीलिए साइड बाय साइड ही चलता था। जस्ट इसकी डेरिवेशन के बाद हम उसकी भी करते थे, बट अभी इसको एक अलग से डेरिवेशन ट्रीट करते हैं, मानते हैं। तो आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे हम और उसको प्रूव करेंगे। बट अगर एग्जाम में दोनों साथ आए तो एक से एक काम चल जाएगा, ठीक है। सबके रिस्पेक्ट में अगेन डेरिवेशन सेम है। तो यहाँ पे हम इसके प्रूफ को कौन से मिरर से करने वाला हूँ मैं, कनकेव, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनसे भी किया जा सकता है, इनसे भी किया जा सकता है, बट ज्यादातर किताबों में, मार्किंग स्कीम में इस वाले से ही होता है, जब मेंशन नहीं होता कि किससे करना। लास्ट वाले केस पे अगर करना है तो ऑब्जेक्ट आ रहेगा भाई बियॉन्ड सी,
कहाँ गिरेगी? पोल पे। सेम एंगल बना के वापस। सेकेंड सी पे जाएगी तो वहीं से वापस। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब ये सेम डायग्राम हमने किसके लिए बनाया था? जब हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे। अब हमारा मकसद मिरर फॉर्मूला नहीं है, क्या है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, देखो यही तो हमारी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये रहा। कैसे? ए बी क्या है? ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। बी बी क्या है? यू। वो क्या है? वी। उल्टा कर दो, वी बाई आगे साइन कन्वेंशन डाल दो। तो इसलिए जो मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन है उसी में छुपी हुई है किसकी डेरिवेशन? हाँ, मैग्निफिकेशन। आ जाओ भाई कर लो। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करें? क्या ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को सिमिलर कुछ मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? बी पी चाहिए। बी पी क्या है? बी पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करें? ए बी पी और ए डैश बी। तो ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। और अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर आ गया बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब अगर ऐसा है तो भाई खत्म हो गई डेरिवेशन शुरू होने से पहले। बताइए कि ए बी क्या है? ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। बी पी क्या है? यू है। और बी डैश पी क्या है? वी है। इसे उल्टा कर देते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बी बाई यू। अब साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। एच आई एच नॉट क्या है? पॉजिटिव, लेकिन एच आई क्या है? नेगेटिव। बी और यू दोनों क्या है? नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एच आई नेगेटिव है, वी नेगेटिव है और यू नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ कौन पॉजिटिव है? एच नॉट। तो एच नॉट पॉजिटिव रहेगा लेकिन एच आई नेगेटिव आ जाएगा। वी भी नेगेटिव है और यू भी नेगेटिव है। माइनस से माइनस कैंसिल, ये चला गया उधर, क्या आ गया? एच आई बाय एच नॉट इज माइनस वी बाई यू। और ये किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन। तो देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो किसमें ही छुपा हुआ है? मिरर फॉर्मूला में। अब आप यही काम केस में ये वाले केस से कर लेते तो यहाँ पे आपको मिल जाता, इसमें वैल्यूज पुट करते, उल्टा करते, साइन कन्वेंशन डाल देते। और यही आपको किससे भी मिल सकता है? कन्वेक्स। तो जब होमवर्क में ये करेंगे साथ ही साथ क्या भी डिराइव करेंगे? मैग्निफिकेशन। इस पर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये रूल आपने कैसे लगाया ये नहीं दिखाना है, लास्ट क्लास में बात हुई। कोई सवाल नहीं तो आगे बढ़े, चले आगे चले। मिरर फॉर्मूला के साथ थोड़ा सा और खेलेंगे आज। उसी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आओ थोड़ा सा और खेलते हैं इसके साथ। कैसे? और फिर अगली क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिर उससे हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? खत्म। इस चैप्टर में 20% क्या है? रिफ्लेक्शन, और 80% क्या है? रिफ्रैक्शन। वो वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है। एग्जाम में कभी कभार गिवन होता है, मोस्टली गिवन नहीं होता है, सिर्फ डेरिवेशन होती है। तो किसी भी केस से कर सकते हैं। और इस साल तो बहुत कम चांसेस है कि क्या भी आए। आगे तो अच्छी बात है, चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है। एच नॉट नेगेटिव कैसे आया? कहाँ आया एच नॉट नेगेटिव? एच नॉट तो पॉजिटिव है, ऊपर है ना, ऊपर की हाइट पॉजिटिव होती है। एच आई नेगेटिव है बेटा। एच आई नेगेटिव कैसा है? अगर ये सवाल था तो इमेज कैसे बनी है? इन्वर्टेड।
और आपको पता था साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी हाइट क्या होती है, नेगेटिव। कोई सवाल? चले अब आता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला में ही हम थोड़ा सा इसको खेलेंगे। जैसे मान लो आपके पास फोकल लेंथ 1/f = 1/v माइनस प्लस 1/u है। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? तो क्या हम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास v/u आया है उसी की मदद से क्या हम f के टर्म्स में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें करेंगे। मतलब कुछ रिलेशन है जिनके साथ खेल रहे हैं। आप वो रिलेशन याद भी कर सकते हो, जो फाइनल रिजल्ट आएंगे सीधा इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं सलाह दूंगा नहीं, जितना ज्यादा फॉर्मूला यूज करोगे जितना ज्यादा गल्लू पे चले जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, इन्हें एग्जाम में ही आप डिराइव करना या सॉल्व करना। क्या कह रहा हूँ देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास 1/f = 1/v प्लस 1/ क्या है, u, मैं इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय v। तो इधर क्या आ जाएगा, v/f, इधर क्या आ जाएगा, v/v, और इधर क्या आ जाएगा, v/u। इसको इधर ले जाता हूं, क्या आ गया, माइनस v/u। पहचान गया इसको? कौन है ये? इधर कौन आ गया था 1, इधर कौन आ गया माइनस v/f। तो माइनस v/u हमारा v/f। तो यहां से हमने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया इन टर्म्स ऑफ f ऑल्सो। बट मैं आपकी जगह होऊंगा 12th क्लास में तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये फॉर्मूला नहीं याद करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे f गिवन होगा और मुझे v गिवन होगा 46, तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे v गिवन होगा 46, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं मिरर फॉर्मूला लगा के u निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? और उसके बाद मैं फिर, हाँ, आपको अगर लग रहा है कि आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, सीधा लगा सकते हो, वेल एंड गुड, मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद भी यूज किया है। अब यही इक्वेशन में अगर मैं v से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करता, u से, तो क्या होता देखो, 1/f = 1/v प्लस 1/u मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय u। अब u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, u/f, यह आ जाएगा u/v, और ये आ जाएगा u/u। इसको इधर ले जाते हैं, माइनस u/v, इधर कौन आ गया 1, और इधर u/f। बोलो, अब यहाँ पे आ गया माइनस u/v, इधर आ गया f माइनस u/f। अब इसको उल्टा कर दो तो माइनस v/u = f/f माइनस u, और ये किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का u और f के टर्म्स में भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। कोई सवाल? ऐसे ही एक छोटी सी डेरिवेशन की है, कभी कभार एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में भी आ सकता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो इंस्टेड ऑफ v और u के टर्म्स के बजाय f और u के टर्म्स में, या फिर f और v के टर्म्स। तो ये कर देना, कोई एमसीक्यू है, आपको फॉर्मूला याद रखते हैं, आप सीधा भी कर सकते हैं। डन डन। अब मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल तो हम सब 10th में किए, 9वीं क्लास में भी करेंगे, लेकिन मिरर फॉर्मूला से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं, आओ देखो। मिरर फॉर्मूला से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, शो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, show that convex mirror always form क्या, virtual and erect image। आपको मिरर फॉर्मूला की मदद से शो करना है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे करोगे बताओ? मैंने पीछे कोई साइन की गलती करी क्या? नहीं, ये v/u में जाके माइनस हुआ और ये इधर गया ना, हाँ सही, ठीक है। बताइए, कोई दिमाग में कोई प्लान है आपके पास? आप डायग्राम से तो शो कर ही सकते हो, लेकिन आप ये काम मिरर फॉर्मूला से कैसे करोगे विदाउट यूजिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू? अगर आपको शो करना है कि कोई इमेज वर्चुअल है तो क्या शो करना आपको, कि v पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्या आएगा। और अगर आपको शो करना है कि इमेज क्या है, इरेक्ट है, क्या है, तो फिर उसका
मैग्निफिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने बहुत कॉमन सेंस वाली बातें की नहीं है वैसे, बट अगर आपको फिर भी करनी है तो कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी का मैग्निफिकेशन का मोड 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज बड़ी है किसे, तो इसका मतलब है इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। हाईली क्यों बोल रहे हो, इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। अगर किसी के मैग्निफिकेशन का मोड 1 से क्या आता है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। अगर किसी का मैग्निफिकेशन का मोड मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका मतलब है सेम साइज की होगी। अच्छा, अगर किसी का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू तो इसका मतलब है इमेज इनवर्टेड। रियल क्यों बोल रहे हो, रियल कैसे पता लगता है अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो, ये पता लगता है कि इमेज इनवर्टेड है। अब आप ये बोलोगे कि इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल, तो फिर तो आप चीटिंग कर रहे हो ना, आपने प्रूफ थोड़ी ना किया। और अगर मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इमेज इरेक्ट है। लेकिन अगर आपको वर्चुअल और रियल प्रूफ करना है तो वी निकालना पड़ेगा। वी पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, नेगेटिव आया तो रियल। ओके, तो अब आप बताओ, अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी इमेज जब बनाएगा कन्वेक्स मिरर वो हमेशा कौन सी होगी और कौन सी होगी, तो क्या क्या प्रूव करना है आपको, कि वी पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है। करते हैं, शुरुआत कहां से करेंगे, मिरर फॉर्मूला से। 1/f इज इक्वल टू 1/v। सबसे पहले v निकाल लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू f इंटू में u माइनस f। v आ गया f u अपॉन में u माइनस f। हमने अभी साइन कन्वेंशन ही डाला है, आप क्या डालें, साइन कन्वेंशन, मतलब जो जो साइन कन्वेंशन हमेशा पता है हमें। जैसे कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है तो कुछ भी हो जाए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर ऐसा है तो v इज इक्वल टू f क्या आया, माइनस u। v इज इक्वल टू f, u की जगह क्या आ गया, माइनस u, और नीचे क्या है, माइनस u माइनस f। माइनस से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, एफ यू अपॉन में u प्लस एफ। अगर आपको मैथ्स आती है तो हमने आपको ये बता दिया कि सारे साइन कन्वेंशन डालने के बाद वैल्यूज हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है तो आंसर पॉजिटिव है। ये क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं, बिकॉज कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज साइन कन्वेंशन डाल चुके हैं। अबे बोलो, तो u की जगह आप 10 डालोगे, माइनस 10 डालोगे 10, f की जगह 5 या माइनस 5, 5, वो तो वैसे माइनस नहीं होता। तो जब सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या ही आएगा, और पॉजिटिव का मतलब है इमेज इज वर्चुअल ऑलवेज। क्या बचा, इरेक्ट। इरेक्ट के लिए क्या करेंगे, कहीं लेट हो रहा, कहीं जाना है, चले जाओ, कोई नहीं, हाँ बता, नहीं नहीं कोई नहीं, चलो। अब हम क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। इससे भी निकाल सकते हो कि आ चुका है, या जो पीछे किया था हमने उससे भी, क्या हमारे पास ये तो आ चुका है ना। इससे कैसे करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू क्या होता है। अब अगर मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू है तो यहाँ पे हमारे पास v की जगह क्या आ चुका है, एफ यू अपॉन में u प्लस एफ। अरे बोलो, और अपॉन में क्या है, माइनस यू, क्योंकि यू माइनस में होता है। अरे बोलते नहीं हो यार, माइनस से माइनस क्या हो गया, क्या आ गया, f अपॉन में u प्लस एफ। आप बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी जो नेगेटिव आएगी, कोई नहीं, तो ये भी क्या आ गया। चलो एक बात और, क्योंकि हमने ये भी प्रूव कर दिया साथ साथ, तो इसमें बदल देते हैं। यूजिंग मिरर फॉर्मूला शो दैट कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म कौन सी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड भी हमने प्रूव कर दिया। अगर डिमिनिश्ड के ऊपर अलग से सवाल आया तो सिर्फ इतना करेंगे, आप बताओ उनमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में u f में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये एक तो क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी है बड़ी, तो लेस देन 1 हो गई। इसका मतलब है इमेज वर्चुअल भी है, इमेज इरेक्ट भी है और इमेज डिमिनिश्ड भी है।
ये सबसे आसान वाला केस मैंने पकड़ा है, जहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई रेंज डालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या डालने की जरूरत नहीं पड़ी? रेंज। क्या डालने की जरूरत नहीं पड़ी? रेंज। देखिए मजा कब आता है, जब आपको बोलते हैं कि शो करो कनकेव मिरर में, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा? पोल और फोकस के बीच। लिखो सवाल। यूजिंग मिरर फॉर्मूला show that using mirror formula show that using mirror formula show that image formed by concave mirror is always virtual. Image formed by concave mirror is always virtual. सिर्फ virtual बोला है ना, erect भी नहीं बोला. Is always virtual when object is placed between pole and focus. When object is placed between pole and focus. करो try. डायग्राम का क्या काम है? अरे डायग्राम का काम है यार। आपको लग रहा है डायग्राम बना के आप सॉल्व कर लेंगे तो अलग बात है, वैसे बिना डायग्राम के हो जाएगा। पहला मकसद क्या होना चाहिए? V निकालना। किसके फॉर्मूले से? मिरर फॉर्मूला। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट कहां कहां रखने के लिए बोला गया है, तो ऑब्जेक्ट की रेंज रखो। देखो उससे V कहां कहां तक का आ रहा है। कितना का हो गया भाई? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट रहेगा पोल और फोकस के बीच में, तो इसका मतलब है कि U जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज F से हमेशा छोटा रहेगा। बोलो ठीक है। अब क्योंकि कनकेव F माइनस F माइनस U और यहाँ पे माइनस U माइनस माइनस F, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो F माइनस U। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज साइन कन्वेंशन डाल दिया। बोलो अब अगर ऐसा है, क्या U जो है वो हमेशा छोटा है F से? बोलो। तो इसका मतलब है कि आपका न्यूमिनेटर भी क्या हो गया? पॉजिटिव। आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आपके लिए V हमेशा क्या हो गया? पॉजिटिव।
और पॉजिटिव का मतलब है इमेज क्या हो गई, वर्चुअल। हो जाएगा। इसी में ही सेम क्वेश्चन है मान लो, और बोल दिया कि शो करो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है, क्या है, तो वो हमेशा रियल होगी। तो अगर बियॉन्ड फोकस है तो क्या बढ़ गया, यू ज्यादा हो गया ना, यू ज्यादा हो गया तो आपका डिनोमिनेटर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो वी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर वी हमेशा नेगेटिव आया तो इमेज हमेशा कौन सी होगी। तो इसका काउंटर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला show that, using mirror formula show that concave mirror always form real image, concave mirror always form real image when object is kept beyond focus, when object is kept beyond focus। और अगर एट फोकस बोल देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, जो कि वैसे एक बात नहीं होती है। और देखा जाए तो उसमें भी इमेज इनफाइनाइट पे नहीं बनी थी, हमें नहीं पता था कहाँ बनेगी, तो वो नॉट डिफाइंड था। अरे अगर मैं बोल दूं एट फोकस, मिस सूरी जी एट फोकस बोल दिया जाए तो क्या होगा, एफ और ये दोनों एफ क्या हो जाएंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, नीचे जीरो आ गया ना, ये जीरो आ गया तो मतलब नॉट डिफाइंड। खैर ठीक है, चलिए आखिरी की दो चीजें करते हैं, फिर घर चलते हैं अपने अपने। और मेरा ये सवाल आपने 10th में भी किया हुआ है, 10th में भी किया हुआ है कि अगर ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, क्या है, अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और वो अब कभी आंखों में आंख, कभी हाथों में हाथ, नीचे पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। हार्दिक अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, और हार्दिक अगर ये एक इमेज बना रहा है यहाँ, हार्दिक ऐसा अगर हो रहा है हार्दिक, तो हार्दिक अगर हम यहाँ पे ब्लैक पेंट कर दे, याद आया सवाल, तो इमेज के साथ क्या होगा, तो आंसर है इमेज आधी हो जाएगी ना, इमेज आधी कैसे हो जाएगी, हाँ याद आया ना, क्योंकि आधी कैसे होगी, बिकॉज ऊपर के लाइट रेस तो अभी भी वही मिलेंगी। तो इमेज के नेचर, पोजीशन और साइज पे बस फर्क क्या होगा, जो पहले यहाँ से 100 लाइट रे निकली थी लेटर से, वो वहां की 100 की 100 जा रही थी रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन अब 100 के बजाय 50 जाएंगी, लेकिन जाएंगी भाई, यानी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। यानी जो ब्राइटनेस है इमेज की, इंटेंसिटी जैसे आप अपने फोन की ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो, बस इमेज के साथ भी वैसा ही होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास अगर एक मिरर है, ये इसकी फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इस पूरे सेटअप को मैं पानी में डाल दूं, कहाँ डाल दूं, तो फोकल लेंथ के साथ क्या होगा, कितने बच्चे कह रहे हैं चेंज होगी, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो बढ़ेगी कम होगी, चलो बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया ना, चेंज होगी पूछा है बस, आप ही कह रहे हो। कितने बच्चे कह रहे हैं चेंज नहीं होगी, और उनको पता है क्यों होगी, भाव क्यों, बढ़ेगी कम होगी, चलो बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया ना, चेंज होगी पूछा है बस, आप ही कह रहे हो। कितने बच्चे कह रहे हैं चेंज नहीं होगी, और उनको पता है क्यों होगी, भाव क्यों, आप कह रहे हो चेंज नहीं होगी, क्यों, यानी कि फोकल लेंथ ब्लर इमेज क्यों बनेगी, क्या हो रहा है, ये पानी गंदा है तो बेटा क्या करें फिर हम, लेकिन इमेज के नेचर, पोजीशन, साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, क्या बदलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने से रिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसे फर्क पड़ता है, रिफ्रैक्शन पे। यही सवाल जब लेंस के लिए पूछा जाएगा तो आंसर बहुत अलग हो जाएगा, जो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी एक होगा कि जब लेंस को पानी में या किसी और मीडियम में डालते हैं तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है।
लेकिन मिरर में ऐसा कोई बदलाव नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल की डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए दो बातें, बोलो। तो इसको नोट के पॉइंट से लिख लो। इफ विच कवर लोअर हाफ और अपर हाफ of a mirror, then there will be no change in the nature position, there will be no change in the nature position and size of the image, nature position and size of the image, only its intensity will reduce to half, only its intensity will reduce to half. अगला पॉइंट, if we dip a mirror either concave or convex, in denser medium, then there will be no effect, in the focal length of the mirror as mirror perform reflection which is independent to the density. Mirror perform reflection which is independent to the density. ठीक रहेगा क्या? चलिए, सैटरडे को क्लास, उसके बाद टेस्ट है, तैयारी शुरू कर दी।